नमस्कार दोस्तों। आज के इस डीप डाइव विश्लेषण में हम ग्लोबल गोल्ड मार्केट्स के उस बड़े चक्रव्यूह को डिकोड करेंगे जो आखिर में मई 2026 में भारत सरकार की उस बेहद चर्चित अपील तक आकर रुकता है। बिल्कुल। आइए मिलकर समझते हैं कि सोने का ये पूरा आर्थिक चक्र आखिर ग्राउंड लेवल पर कैसे काम करता है और अचानक विदेशी मुद्रा और सोने की खरीदारी रोकने की इतनी बातें क्यों शुरू हो गईं। तो आज की रूपरेखा कुछ इस तरह है। हम शुरुआत करेंगे कि आखिर सोने का दाम तय कौन करता है, फिर पेपर गोल्ड और फिजिकल गोल्ड के अंतर को समझेंगे। इसके बाद आएगा भारतीय मूल्य निर्धारण का गणित, 2026 का विदेशी मुद्रा दबाव और आखिर में सोने के इस आयात पर नियंत्रण पाने के तरीके। चलिए बढ़ते हैं भाग 1 की तरफ। हु रियली प्राइसेस गोल्ड, यानी वैश्विक बेंचमार्क तंत्र के पीछे की सच्चाई। तो सबसे बड़ा सवाल, आखिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोने के दाम तय कौन करता है? आमतौर पर लगता है ना कि कोई बहुत बड़ा फिजिकल डीलर या बड़े बड़े वॉल्ट्स वाले लोग रोजाना का स्पॉट प्राइस कंट्रोल करते होंगे, पर दरअसल ऐसा बिल्कुल नहीं है। सही कहा। सच तो यह है कि कीमत किसी एक व्यक्ति या संस्था के हाथ में है ही नहीं। इसके पीछे कई बड़ी मैक्रो इकोनॉमिक ताकतें काम करती हैं। देखिए, सोने की कीमत असल में बड़े आर्थिक कारणों से ड्राइव होती है, जैसे अमेरिकन डॉलर कितना मजबूत है या फिर दुनिया भर में महंगाई यानी इन्फ्लेशन का क्या हाल है। एकदम। और इसके अलावा जियोपॉलिटिक्स को कैसे भूल सकते हैं, जैसे हाल ही का ईरान कॉन्फ्लिक्ट। साथ ही इंटरेस्ट रेट्स पर लिए गए आर्थिक फैसले और सेंट्रल बैंक्स की अपनी रिजर्व्स को लेकर जो स्ट्रैटेजीज होती है ना, वही असल में मार्केट की डिमांड और सेंटिमेंट को चलाती हैं। अब अगर हम लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन यानी LBMA के रेफरेंस प्राइस की बात करें तो ये बड़ा दिलचस्प है। यहाँ दिन में 2 बार एक इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शन खुलती है। हाँ, और दुनिया भर से पार्टिसिपेंट्स इस डिजिटल सिस्टम में अपनी खरीदारी और बिक्री के ऑर्डर्स डालते हैं। फिर एक एडवांस एल्गोरिदम उस सटीक दाम को ढूंढ निकालता है जहां सप्लाई और डिमांड का बिल्कुल परफेक्ट बैलेंस बन जाए। बस यही डिजिटल ऑक्शन राउंड्स एक अंतर्राष्ट्रीय बेसलाइन तय कर देते हैं। अब आते हैं भाग 2 पर, पेपर गोल्ड बनाम फिजिकल गोल्ड, यानी कॉमेक्स के भ्रम को डिकोड करना। एक तरफ है कॉमेक्स का पेपर गोल्ड। ये असल में एक्सचेंज पर ट्रेड होने वाले 100 आउंस के फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। और दूसरी तरफ है हमारा फिजिकल गोल्ड, यानी हकीकत में मौजूद सोना या गहने, जिसके लिए प्रॉपर फिजिकल स्टोरेज और डिलीवरी की जरूरत पड़ती है। सच बात तो ये है कि कॉमेक्स कॉन्ट्रैक्ट एक तरह का स्पेक्युलेटिव फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ज्यादा है, फिजिकल लेन देन बहुत ही कम। और सुनकर थोड़ी हैरानी होगी, पर कॉमेक्स पर ट्रेड होने वाले इन कॉन्ट्रैक्ट्स में से 5% से भी कम में असल फिजिकल सोने की डिलीवरी होती है। बिल्कुल, बाकी के 95% कॉन्ट्रैक्ट्स तो सिर्फ फाइनेंशियली सेटल हो जाते हैं। यही सबसे बड़ा कारण है कि रोजाना के दाम फिजिकल सोना नहीं बल्कि ये पेपर ट्रेडिंग ही ड्राइव करती है। लेकिन जहां ट्रेडर्स पेपर मार्केट में उतार चढ़ाव का खेल खेल रहे होते हैं ना, वहीं बड़े सेंट्रल बैंक्स का नजरिया इससे बिल्कुल अलग है। मई 2024 के आंकड़े दिखाते हैं कि दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स तेजी से असली फिजिकल सोने को इकट्ठा कर रहे हैं। क्यों? ताकि वो अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को और भी ज्यादा सुरक्षित और डाइवर्सिफाई कर सके। आगे बढ़ते हैं भाग 3 पर, द इंडियन प्राइसिंग फॉर्मूला। ग्लोबल प्राइस आखिर स्थानीय बाजार में कैसे आता है? हम सब जानते हैं कि भारत का सोने के साथ कितना गहरा और सांस्कृतिक लगाव है। भारत और चीन में सोने की मांग दुनिया में सबसे अधिक है। सोचिए, सिर्फ भारत ही हर साल लगभग 800 टन सोने की खपत करता है। शादियां हों, त्योहार हों, ये मांग इतनी विशाल है कि ये अकेले ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सीधे तौर पर प्रभावित करती है। तो आखिर भारत में जो सोना हम खरीदते हैं उसकी कीमत का गणित क्या है? सबसे पहले आता है वही LBMA का ग्लोबल रेट, जिसके बारे में हमने अभी बात की। सही कहा। फिर उसमें अमेरिकन डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया का रेट जुड़ता है। उसके बाद लगती है सरकार की इंपोर्ट ड्यूटी और GST, और अंत में ज्वेलर के मेकिंग चार्जेस जुड़ते हैं। ये सारी परतें मिलकर ही एक आम दुकान पर सोने का फाइनल दाम तय करती है। अब यहाँ एक बड़ा दिलचस्प सवाल उठता है। अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के बावजूद भारतीय मुद्रा यानी हमारा रुपया हमारे सोने के बिल को इतना ज्यादा क्यों डोमिनेट करता है? दरअसल इन दोनों के बीच एक बहुत ही गहरा आर्थिक रिश्ता है और इस डायनामिक को आगे समझना बेहद जरूरी है। चलिए आते हैं भाग 4 पर, द 2026 फॉरेक्स प्रेशर। इस अपील के पीछे की आर्थिक सच्चाई। $71.98 बिलियन। ध्यान दीजिएगा इस नंबर पर।
2025-26 में भारत का सोने का इंपोर्ट बिल पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़कर इस नए लेवल तक पहुंच गया था। मतलब भारत में इंपोर्ट होने वाले कुल सामान में से लगभग 9% हिस्सा तो सिर्फ और सिर्फ सोने का बन चुका था। किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए ये सच में एक बहुत बड़ी रकम है। और बिल्कुल इसी विशाल आर्थिक दबाव के चलते मई 2026 में हैदराबाद से प्रधानमंत्री की एक अपील आई। अपील ये थी कि अगले 1 साल तक गैर जरूरी विदेश यात्रा और सोने की खरीदारी को रोक दिया जाए। इस अपील को किसी राजनीतिक रंग से हटकर एक स्ट्रिक्टली इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी यानी शुद्ध आर्थिक रणनीति के रूप में देखने की जरूरत है, खासकर उस समय जब ईरान कॉन्फ्लिक्ट की वजह से कच्चे तेल के दाम आसमान छू रहे थे और हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पर एक भारी दबाव बन रहा था। इस पूरे सीन को ये विशेष साइकिल यानी आर्थिक दुष्चक्र बेहद सफाई से समझाता है। देखिए, जब देश में सोना इंपोर्ट होता है तो उसकी कीमत हमें डॉलर्स में चुकानी पड़ती है। बिल्कुल सही। और इसकी वजह से देश से डॉलर बाहर जाता है, जिससे हमारा रुपए कमजोर पड़ने लगता है। और सबसे मजेदार या कहूं कि चिंताजनक बात यह है कि जब रुपए कमजोर होता है तो भविष्य में इंपोर्ट किया जाने वाला वही सोना हमारे लिए और भी ज्यादा महंगा हो जाता है। यही वो असली वजह है कि आयात रोकने का ये असाधारण कदम उठाना पड़ा। और अब आते हैं हमारे आखिरी हिस्से, भाग 5 पर, कर्बिंग इंडियाज गोल्ड हैबिट, उद्योग के प्रस्तावित हल और हमारी घरेलू संपत्ति। तो सवाल यह है कि इस आर्थिक चुनौती पर बुलियन इंडस्ट्री ने क्या सॉल्यूशंस दिए हैं। उनका पहला बड़ा प्रस्ताव यह है कि नए इंपोर्ट्स को 1 साल के गोल्ड मेटल लोन्स यानी GML की तरफ डाइवर्ट कर दिया जाए। और दूसरा सबसे क्रूशियल प्रस्ताव यह है कि भारत के घरों में जो सोना पहले से पड़ा है ना, उसे मोनेटाइज किया जाए। लोकल डिपॉजिट्स को रिफाइन करके देश के भीतर ही रिटेल के लिए इस्तेमाल किया जाए। और लोगों को आकर्षित करने के लिए इन सोने के डिपॉजिट्स पर मिलने वाले इंटरेस्ट पर टैक्स थोड़ा कम किया जाए। एक तरह से अपनी ही बचत को वर्किंग कैपिटल बनाने का आइडिया है ये। तो अंत में इस पूरे विश्लेषण को समाप्त करते हुए एक उत्तेजक विचार छोड़ते हैं। क्या सिर्फ घरेलू सोने को मोनेटाइज करने से किसी राष्ट्र के विशाल ट्रेड बैलेंस को लंबे समय तक स्थिर रखा जा सकता है? क्या सच में ये आंतरिक संपत्ति आम नागरिक और पूरी अर्थव्यवस्था को ग्लोबल मार्केट की इस विशाल उथल-पुथल से बचा सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आगे भी काफी विचार विमर्श होता रहेगा। इस डीप डाइव विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।